नमस्कार, मैं हूं राकेश ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पॉलिटी सीरीज में लेक्चर 4 पे पहुंच चुके हैं और इस लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है? पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है एग्जाम के अंदर। तो देखने को मिलता है जो पार्ट 4 है इस पे है। ठीक है, और अगर आर्टिकल पूछा जाए कि डीपीएसपी हमें कहां से देखने को मिलते हैं तो 36 से लेके 51 तक। और वहीं अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेंगे 51 ए में। ठीक है, और पार्ट की भी अगर हम बात करें कि पार्ट कौन सा है तो पार्ट 4 ए इस पे देखने को मिलेगा। तो दोनों के बारे में याद रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें डीपीएसपी की कि डीपीएसपी होते क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये होते क्या है? तो ये समझ लो ये गाइडलाइंस होती हैं स्टेट के लिए, सरकार के लिए। समझ लो कि ये गाइडलाइंस हैं कि अगर जो भी आपने लॉ इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है, या कुछ भी पॉलिसी अगर बनानी है तो कम से कम या कहीं ना कहीं इन डीपीएसपी को ध्यान में रख के लॉ बनाया जाए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है? ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, मतलब पंचायतों से रिलेटेड है ये आर्टिकल। और बोला गया कि भाई पंचायतें होनी चाहिए, तो बिल्कुल हुई। कब हुई? तो 1992 के अंदर देखने को मिला 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और जहां पे पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बना दी जाती है। मतलब डीपीएसपी का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि ये गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए कि भाई इस तरीके से इनको ध्यान में रख के एक वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की जा सकती है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले आगे एमसीक्यूज पर। तो ये रहा सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। और सबसे पहले आपने यही करना है कि इसको खुद से अटेंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसके आंसर जो है वो और जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगी और जो चीज़ आपको नहीं पता होगी और साथ में साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना है। तो देखो यहाँ पे बात की गई है कॉन्सेप्ट की, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहाँ से हमने लिया हुआ है, कहाँ से बोरो किया हुआ है? तो इसका सीधा सा आंसर है यहाँ पे आयरलैंड। जब बोरोविंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब भी हमने पढ़ा था। तो याद रखना है आयरलैंड की जब भी हम बात करते हैं तो आयरलैंड का क्या हो गया? आयरलैंड का हो गया एंड। तो तीन चीजें हमने आयरलैंड से ली थी। जैसे हम बात करते हैं इलेक्शन की, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसीजर है, बेसिकली इलेक्शन मेथड की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट के। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने ये कहाँ से लिया है? ये लिया है आयरलैंड। अब यहाँ पे एन से क्या हो गया? या एन से हो गया यहाँ पे नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर जो आपको देखने को मिलते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। वाई द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या करता है यहाँ पे? राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कुछ मेंबर जो है वो नॉमिनेट करता है। राज्यसभा, लोकसभा, इसको हम बाद में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो था ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी हमने यहाँ से लिया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रखनी है। अगर आपने पहले वाले जो वीडियोस है उनको नहीं देखी तो उनको जाके भी आप देख सकते हो। बोरोविंग फीचर हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेम्बल, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज पे रहता है, ठीक है। समान आचार संहिता की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सा मतलब है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बोला गया था कि एक देश, ठीक है, वन नेशन वन लॉ, ठीक है। मतलब एक देश एक कानून की बात यहाँ पे की गई थी। देखो भारत में ये समझ के चलो, जैसे मुस्लिम लॉ है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है, इनहेरिटेंस को लेके, मतलब चाहे वो प्रॉपर्टी वाले जो राइट हो या फिर एडॉप्शन के जो राइट हो, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या है? सबके अपने अपने हिसाब से, मुस्लिम के अपने, हिंदुओं के अपने हिसाब से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो ये 44 है ये बोलता है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सबके लिए। मैरिज के, तलाक के, प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के, सबके लॉ जो है वो सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। और याद रखना है कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। पोर्चुगीज
सिविल कोड इसको बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पहले, और इन्हीं का ही ये एक्ट यहाँ पे पहले से इंप्लीमेंटेड है। इसी को हम बोलते हैं कि गोवा भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन बना यहाँ पे कि अब देखो इसके ऊपर एक एक्ट बन चुका है, यूसीसी एक्ट की अगर हम बात करें, तो ये जब पार्लियामेंट से पास हुआ तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिन्होंने इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग हो गए कि यूसीसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट हो गया उत्तराखंड, लेकिन भारत के जिस स्टेट के अंदर पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है गोवा। ठीक है, आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, तो ये मैंने जैसे बोला यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत, तो पंचायतों से रिलेटेड ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये डीपीएसपी के ही आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, जैसे आर्टिकल 48 है। 48 यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की बात की गई है। बस बेसिकली बात करता है यहाँ पे कि प्रोहिबिट्स द स्लॉटर्स ऑफ काउस एंड calves एंड प्रमोट द एनिमल हस्बेंड्री। और उसके बाद आर्टिकल 50 भी यहाँ पे बात करता है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डीपीएसपी की बात की गई है यहाँ पे कि द नेचर ऑफ द डीपीएसपी कैसा है। क्या डीपीएसपी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और ले लो, यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, इक्वल वर्क तो मतलब समान पैसा मिलेगा समान काम करने के लिए। ठीक है, ये कौन सा है, ये भी आपका डीपीएसपी है और ये आता है आपका आर्टिकल 39 के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसका वायलेशन होता है, अगर मान लो ये चीज नहीं मिलती है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगर कोर्ट जा सकते हो तो इसको हम बोलेंगे जस्टिसेबल, अगर कोर्ट नहीं जा सकते हो तो इसको बोलेंगे नॉन जस्टिसेबल। तो जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी के अंदर जो भी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो क्या है, वो नॉन जस्टिसेबल है। वहीं अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। देखो डीपीएसपी की जब बात करते हैं तो आइडियोलॉजी के बेस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, गांधीयन आइडियोलॉजी है, लिबरल आइडियोलॉजी है। तो गांधीयन प्रिंसिपल की जब भी हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 43, 46, ठीक है, 47, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल ये देखने को मिलते हैं हमें डीपीएसपी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत। और अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 40 ये यहाँ पे बोलता है कि ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत। अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें यहाँ पे आपने याद रखनी है। जैसे ये तो आपने आर्टिकल समझ लिया, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 44। फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो ये है आर्टिकल 39A। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये भी आपको आर्टिकल देखने को मिलता है 48A। ठीक है, आर्टिकल ध्यान में रखने, आर्टिकल से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है बहुत सारे एग्जाम के अंदर। विच अमेंडमेंट एडेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला गया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डीपीएसपी में कब ऐड किया गया। तो याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल 48A ये क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। ए यहाँ पे ऐड किया गया, इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे इसको अमेंड करके ही इस पे ऐड किया गया है। तो याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 पे होता है, इस पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और जो फ्री लीगल एड है, ठीक है, फ्री जो लीगल एड आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ये भी आर्टिकल 39A में देखने को मिलता है और इसको भी ऐड किया गया था इसी टाइम पे। तो दोनों फंडामेंटल राइट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ, 78 ईयर याद रखनी है। 86 अमेंडमेंट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 21A। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट ये 1992 में होता है, पंचायतों से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मेन एम ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का मेन एम क्या है। तो डीपीएसपी का जो मेन एम है बेसिकली वो है वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाना, ये है डीपीएसपी का मेन एम। अगर इनमें से भी अगर हम ऑप्शन में देखें तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, ये मेन एम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, डीपीएसपी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे, देयर आर फंडामेंटल इन दी
गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो डीपीएसपी है बेसिकली ये फंडामेंटल है गवर्नेंस करने के लिए किसी भी देश में। ठीक है, तो बिल्कुल पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये डीपीएसपी के अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे गाइड कर रही है कि भाई इस तरीके से लॉ होना चाहिए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दे आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, देयर वायलेशन, तो ये बिल्कुल, ये अभी आपने पढ़ा कि ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, इनको इन्फोर्स कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है गलत, तो पहली और दूसरी ये दो ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आर्टिकल 39 डील विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 पंचायतों से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 अभी आपने पढ़ा, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे रिलेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे देखने को मिलेगा ये। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है ये कि तीसरी स्टेटमेंट हो गई गलत, इसका मतलब है अगेन यहाँ पे पहली और दूसरी ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का सीधा सा मतलब है कि हमारा कर्तव्य अपने देश के लिए क्या है, क्या क्या हमारी जो ड्यूटी बनती है अपने देश के लिए। ठीक है, उन्हीं को हम बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये ध्यान में रखना है, और इसको ऐड किया गया है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जो देखने को मिली हमें, पहले भी मैंने आपको बताया कि पार्ट 4 ए के अंदर देखने को मिलेगी, और आर्टिकल की भी बात करें तो 51A यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कब इसको ऐड किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76 इस टाइम पे इसको ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड, कहां से बोरो किया है हमने फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी तो याद रखना है जो रशिया है, यूएसएसआर उस टाइम पीरियड पे हुआ करता था, दो चीजें हमने यहां से ली थी। ठीक है, एफ, तो एक से हो गया यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी, और एक से हो गया यहाँ पे 5 ईयर प्लान। तो ये दोनों ही चीजें हमने कहां से ली है, रशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली इससे बोरो की है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में भी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कितनी है अभी, तो देखो ओरिजिनली याद रखना है कि हमारी ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कितनी थी, वो थी 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उस टाइम पीरियड पे फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी। अभी की बात करें अभी कितनी है, तो 11 है। ठीक है, तो 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारी कौन सी है, तो वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहाँ पे की जाती है, तो ये 11th नंबर की हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये कब ऐड हुई है, तो एजुकेशन से रिलेटेड एक ही अमेंडमेंट आपने ध्यान में रखना है, वो है कौन सा वाला, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि होता है कब, 2002 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे भी अगेन स्टेटमेंट है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, बिल्कुल सही है। 45 प्रोविजन दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर। ठीक है, अब देखो ये वाला भी यहाँ पे सही है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आर्टिकल 45 ये भी बेसिकली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, तो इस पे ऐड कर दिया गया, इस पे आर्टिकल 21A इसको राइट टू एजुकेशन इसको ऐड कर दिया गया, और यहाँ पे बता दिया गया कि 6 साल तक के बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। चाइल्डहुड केयर का और एजुकेशन का सीधा सा मतलब यहाँ पे उनके बेसिकली मेंटल हेल्थ को डेवलप करने से रिलेटेड है। जैसे मान लो आंगनवाड़ी सेंटर खोल दिए गए, प्ले स्कूल खोल दिए गए, तो यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई करना नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये बात की गई है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। आर्टिकल 50 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये बात की गई है। तो आर्टिकल 50 यहाँ पे होता है आपका गलत, क्योंकि ये वाला जो देखने को मिलता है आर्टिकल आपका, ये आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 50 तो आपने देखा था कि जिसपे सेपरेशन की बात की गई थी जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंट, बिल्कुल आपने पढ़ा यहाँ पे 40 आर्टिकल जो 48A है ये होता है यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। दे इंक्लूड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे देश के जो नागरिक हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना। दे वर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट होता है, ये तो तब आती है। तो बिल्कुल तीसरी स्टेटमेंट अगेन गलत, पहली और दूसरी यही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया है। इट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही है, अभी हमने किया ये क्वेश्चन। और दूसरा बोलता है कि इस पे बोला गया है कि पेरेंट्स और जो गार्डियंस है इनकी ड्यूटी बनती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन या चाइल्ड बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर। ये दोनों ही सही है, पेरेंट्स या जो गार्डियन है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है हमारी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये भी ध्यान में रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड हुई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह ने कौन सी दी थी लेकिन उसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो देखो ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल जरूरत पड़ने में देश के लिए हमने आगे बढ़ना, देश की सेवा के लिए जाना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। उसके बाद यहाँ पे दी टैक्सेस की बात किया। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, की सॉवरेनिटी संप्रभुता को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी, ठीक है, तो हार्मोनी को भी प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है, प्रमोट करना। अब यहाँ पे देखो स्वर्ण सिंह कमेटी की ये भी है रिकमेंडेशन, ये भी है, ये भी, चार और रिकमेंडेशन देखने को मिलती है स्वर्ण सिंह कमेटी की, लेकिन सरकार ने ड्यूटी टू पे टैक्सेस इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो ऑलरेडी है पहले से ही, ये ऑलरेडी देखने को मिलता है कि टैक्स पे करना ये तो कानून है, एक लॉ इसके ऊपर बन चुका है कि अगर टैक्स की चोरी होती है तो उसको तो जेल हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि दो दो बार इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए सरकार ने ये वाली जो ड्यूटी थी, ये वाली जो रिकमेंडेशन थी, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और ये आपके लिए है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं और इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर नए हो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि नए नए अपडेट्स जो है वो इस चैनल के अंदर आपको मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।